वेलकम बैक टू अरुणाचल डेली करंट अफेयर सीरीज। और आज हम बात करेंगे 25 एंड 26 जुलाई के कंबाइंड करंट अफेयर्स की। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन इज द इनकम टैक्स डे ऑब्जर्व्ड बाय द सीबीडीटी, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा इनकम टैक्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 जुलाई, 24 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपको बताना होगा कि 24 जुलाई को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए मैं बताती हूँ, 24 जुलाई 1860 में पहली बार इंडिया में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था सर जेम्स विल्सन ने। नाम याद रखिएगा, सर जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन, ओके। जेम्स विल्सन ने 1860 में ही 24 जुलाई को इंडिया में पहली बार इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। किस लिए किया? उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रखा था। अब आपको याद होगा कि 1857 जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। उस नुकसान को कंपेंसेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? इनकम टैक्स लगा दिया भारत के लोगों के ऊपर। तो इस साल अगर आप बात करते हैं 2021 24 जुलाई को 161st इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया गया है, राइट। आगे बढ़ेंगे। नेम द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिप्रेजेंटेड द कंट्री एट G20 एनवायरमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2021। तो सही आंसर है आपका भूपेंद्र यादव। G20 इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2021 ये 22 जुलाई को ऑर्गेनाइज की गई थी इटली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि G20 समिट कहाँ हुआ इस साल? तो इटली में हुआ। मिनिस्ट्रियल मीटिंग किसकी थी? एनवायरमेंटल ऑफिसर्स की, राइट। इस मीटिंग में बेसिकली कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए गए जो कि ऑलरेडी पेरिस एग्रीमेंट, COP21 इन सभी में बताए गए हैं कि हमें टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करना है, कार्बन के एमिशंस को जल्दी से जल्दी कम करना है। लेकिन इस मीटिंग में एक ध्यान देने वाली बात यह है, कई सारे कंट्रीज उन जो रेगुलेशंस बनाए गए, जो कमिटमेंट्स की गई है पेरिस एग्रीमेंट में, उस पर रेडी नहीं है। वो चाहते हैं कि हम अभी भी अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर रखेंगे। और कुछ ऐसे कंट्रीज भी है जो इस टाइम लिमिट के पहले ही अपना सारा का सारा जो फेज आउट वाला टारगेट है, कार्बन एमिशन को कम करने वाला टारगेट है, वो इसी डिकेड में कंप्लीट करने को रेडी है। तो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो नहीं चाहते कि इस तरीके से काम किया जाए, लाइक 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करने की बात की गई थी पेरिस एग्रीमेंट में। और आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ना, वो ऑलरेडी अभी के टाइम पे बढ़ गया है। यानी कहीं ना कहीं हम अपने टारगेट्स पे पीछे रह रहे हैं, ओके। मेन कंट्रीज जो हैं जो इस बात पर राजी नहीं हो रही हैं वो है चाइना एंड इंडिया, क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों ही ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहां पर अभी फिलहाल पूरी तरीके से कोल का यूज या हम कहें कि कार्बन के एमिशन को कम करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। बढ़ते हैं आगे। Who has been named as the AIFF Men's Footballer of the Year for the season 2021? AIFF Men's Footballer of the Year का खिताब मिला है संदेश झिंगन को। रिमेंबर, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि संदेश झिंगन का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से इनका रिलेशन है। इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम जो कि ब्लू टाइगर्स जिसका नाम है, और ATK मोहन बागान के सीनियर डिफेंडर संदेश झिंगन has been named as AIFF मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर फॉर द सीजन 2021। झिंगन के अलावा जो मिडफील्डर सुरेश सिंह वाग्जम है, इन्हें भी एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कहा गया है, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। Max Bupa Health Insurance has rebranded itself. What is the new name of the company? तो Max Bupa जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, इसने अपना नाम बदल दिया। जो नया नाम है वो है निवा बुपा। तो आपको याद रखना होगा, मैक्स बुपा का नया नाम निवा बुपा है। आगे बढ़ेंगे। इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज इन द ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन फॉर 2021 विद अ स्कोर ऑफ 19.32%। The survey is released by which organization? यहाँ पर दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, दूसरा इंडिया का स्कोर कितना है, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है यूनाइटेड नेशंस। इस पर्टिकुलर इंडेक्स को रिलीज करती है जिसमें इंडिया ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। किसमें?
ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन में, और इंडिया का स्कोर है 90.32%, जबकि 2019 में ये स्कोर था 78.49%। तो काफी अच्छी रिकवरी इंडिया के द्वारा देखी गई है। अब मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस की विंग है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, यानी यूएनएसकेप। यूएनएसकेप के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जरूरी नहीं है एग्जाम में सिर्फ यूनाइटेड नेशन लिखा आए, हो सकता है इकोसॉक लिखा आ जाए, यूएनएसकेप लिखा आ जाए, तो आपको याद रखना होगा यूएनएसकेप इसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। आगे बढ़ेंगे। Which of these UNESCO heritage sites has been delisted by the World Heritage Committee? अभी अभी जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होती है, उसने एक साइट को डीलिस्ट कर दिया अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में से। उसका नाम क्या है? तो आपको बता दें, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, लिवरपूल मैरिटाइम मर्केंटाइल सिटी, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है लिवरपूल मैरिटाइम मर्केंटाइल सिटी यूके की। इसे डीलिस्ट कर दिया, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑथर ऑफ द बुक बैंक विद सोल इक्विटास। ये किताब लिखी गई है डुबुरी सुब्बाराव के द्वारा, और ये हमारे आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, राइट। तो बुक का नाम आपको याद रखना है, बैंक विद सोल इक्विटास। इन्होंने 17 जुलाई 2021 को अपनी बुक रिलीज की है, और दिस बुक हैज बीन रिटन बाय रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर डॉक्टर सी.के. गरियाली, जो कि फाउंडर है एडिट इक्विटास डेवलपमेंट इनिशिएटिव ट्रस्ट के। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये, एडिट का फुल फॉर्म क्या है? इक्विटास डेवलपमेंट इनिशिएटिव ट्रस्ट, राइट। बढ़ते हैं आगे। Rubina Frankis is an Indian para-athlete who has won Olympic quota for the ongoing Tokyo Games. She competes in which sport event? Rubina Frankis किस गेम से एसोसिएटेड है? बेसिकली आपको ये बताना है। तो ये एसोसिएटेड है पैराशूटिंग से, राइट। तो ये पैरा एथलीट है, पैरा प्लेयर है, जो कि शूटिंग से रिलेटेड है, राइट। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता अभी 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट में विमेन्स कैटेगरी में, अभी पैरा वर्ल्ड कप शूटिंग जो हुआ है लीमा पेरू में। आगे बढ़ेंगे। विच फुटबॉल प्लेयर हैज बीन अवॉर्डेड विद AIFF Women's Football of the Year 2021? AIFF Women's Footballer of the Year का खिताब मिला है बाला देवी को। ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। रिमेंबर, बाला देवी, इनका संबंध किससे है? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर फुटबॉल विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियर फुटबॉल होता क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है। यूएसए से रिलेटेड है ये। न्यूक्लियर फुटबॉल क्या होता है ना, एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास उनकी सिक्योरिटी के लिए इस तरह का एक बैग होता है। ये ब्रीफ केस आपको नजर आ रहा होगा। इस ब्रीफ केस में न्यूक्लियर बॉम्ब होता है। किस लिए? अगर कभी इमरजेंसी आ जाए, कोई हमला हो जाए, तो अपने बचाव के लिए ये न्यूक्लियर फुटबॉल, यानी कि जिसमें न्यूक्लियर पावर है, ये आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि गलती से किसी ने बोल दिया और गलती से इसे ओपन कर दिया जाए, तो ऐसे में जनहानि हो सकती है और काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो पहले अश्योरिटी होना जरूरी है, परमिशन होना जरूरी है। ऐसे कभी भी इसका यूज नहीं किया जा सकता। तो अभी अभी पेंटागन वॉचडॉग ने ये कहा कि पहले आप पूरे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इवेल्युएट करें और उस इशू को देखें कि कहीं ये बैग चोरी तो नहीं हुआ है, कोई और इसका यूज तो नहीं कर रहा है, इसे ऑपरेट कोई और तो नहीं कर रहा है, राइट। उसके बाद ही न्यूक्लियर स्ट्राइक होनी चाहिए। तो अब इन्होंने कहा कि सिर्फ मिलिट्री के पास पावर होगी कि वो इस न्यूक्लियर स्ट्राइक को प्रोसेस करे और कंफर्म करे, उसके बिना इजाजत के ये न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं की जा सकती है। तो बेसिकली आपको याद रखना होगा, यूएस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए ये न्यूक्लियर फुटबॉल होता है जिसमें न्यूक्लियर पावर रहेगा। ये ब्रीफ केस है, राइट। आगे बढ़ेंगे। विच स्पेस एजेंसी इज बिल्ट अ टेलीस्कोप नेम्ड सुपरबिट? सुपरबिट टेलीस्कोप किस स्पेस एजेंसी का है? तो ये है नासा का। यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा। इन्होंने एक नया टेलीस्कोप बनाया जिसका नाम है सुपर प्रेशर बैलून बॉर्न इमेजिंग टेलीस्कोप, शॉर्ट में से सुपर बिट हम बोलेंगे।
ये एक सक्सेसर है हबल स्पेस टेलीस्कोप का। हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में शायद आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। तो अब ये उससे सस्ता और उससे ज्यादा किफायती टेलीस्कोप है जिसे इजीली हैंडल किया जा सकता है। बताया गया है कि ये एक स्टेडियम साइज का एक हीलियम बलून होगा और उस हीलियम बलून के थ्रू इस स्पेस टेलीस्कोप को लिफ्ट किया जाएगा, यानी ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। कहां ऊपर तक? अर्थ के अपर लेवल एटमॉस्फेयर तक इस टेलीस्कोप को पहुंचाया जाएगा और फिर ये वहां से इमेजेस कैप्चर कर सकता है। किसे बनाया है इसने? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, डुरहम यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, इन तीनों ने मिलकर इस टेलीस्कोप को डिजाइन किया है। नाम है सुपरबिट। आगे बढ़ते हैं। अ फिंगर साइज्ड फॉसिल ऑफ माइक्रोसॉर from 308 million years ago has been unearthed in which country? तो आप लोगों ने डायनासोर तो सुना होगा। अब आप सोच रहे होंगे माइक्रोसॉर क्या है। देखो डायनासोर बहुत बड़े होते हैं, राइट, साइज उनका बहुत बड़ा होता है। अब ये भी डायनासोर की ही प्रजाति, उन्हीं की वैरायटी के कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटे साइज में होते हैं, इसीलिए इनका नाम रख दिया माइक्रोसॉर, राइट। तो इनके 308 मिलियन ईयर्स पुराने फॉसिल्स मिले हैं। किस कंट्री में मिले हैं? ये मिले हैं यूएसए में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये कि माइक्रोसॉर होता क्या है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ऑप्शन में आपसे पूछा जाए क्या एक ये ड्रोन है, क्या आर्कियोलॉजिकल साइट है, या फिर कोई रोबोट है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायनासोर से आप याद रखेंगे उसी की प्रजाति के कुछ छोटे छोटे से जीव होते हैं। माइक्रोसॉर लिजार्ड फैमिली को बिलोंग करते हैं और ये मिले हैं यूएसए से, right? 308 million years ago. Next question है, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति इज अ सब स्कीम ऑफ विच प्रोग्राम? ये सब स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना का। अब आप लोग जान लें कि भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति ये सब स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना का और 2020-21 में ही इसे शुरू किया गया है। इसका एम क्या है? टू प्रमोट ट्रेडिशनल इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस, यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा पुरानी पद्धति से जो खेती होती थी उस पर जाना है, ट्रेडिशनल फार्मिंग पे जाना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाना है और पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज धीरे धीरे कम करना है। बायोमास को प्रमोट करना है ताकि हम बायोमास को रिसाइकिल करके उससे खाद बना सके, राइट। तो बेसिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इस योजना के अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 12,200 रुपीज का पर हेक्टेयर फॉर 3 इयर्स क्लस्टर फॉर्मेशन के लिए, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। What is the FDI limit permitted under the automatic route for renewable energy projects? तो renewable energy projects के लिए जो FDI लिमिट है वो यहाँ पर है 100% बढ़ा दी गई है। गवर्नमेंट ने परमिशन दिया कि जितना चाहे आप उतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला सकते हो 100% तक, राइट, अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जिसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इंक्लूड होंगे? ऑफशोर विंड एनर्जी, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी ऑफशोर और सोलर एनर्जी दोनों पर ही बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों ही रेन्यूएबल एनर्जी के काफी अच्छे सोर्सेस हैं और हमारे इंडिया में दोनों भरपूर मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है इंडिया की कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में से पास होती है इंडिया के, तो यानी कि आधा हिस्सा इसका ट्रॉपिक्स में लाइज करता है, राइट। तो सोलर एनर्जी भरपूर है और दूसरा विंड्स भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि हमारे यहाँ पे डेजर्ट एरिया भी है, कोस्टल एरिया भी है, राइट। तो नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी ये आई थी 2015 में और इसी के तहत एफडीआई को 100% तक बढ़ा दिया गया है ताकि विंड सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो और हम रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर सके। अगला क्वेश्चन, द एआरआई अमेंडमेंट बिल 2021 इंक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑफ एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक इन अ मेजर एयरपोर्ट टू। तो अभी यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड है पैसेंजर ट्रैफिक का एयरपोर्ट्स पर वो बढ़ा दिया गया है, 35 लाख कर दिया गया है। इसके लिए एक अमेंडमेंट बिल पास किया गया, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा उसे अप्रूव कर दिया गया है कि जो एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगी, जिसे शॉर्ट में हम एआरआई बोलते हैं, 2021 में इसे अमेंडमेंट किया और बोला कि मेजर एयरपोर्ट को अब ग्रुप ऑफ एयरपोर्ट्स के नाम से जाना जाएगा और मेजर एयरपोर्ट में अभी तक जो ट्रैफिक की कैपेसिटी थी वो था 15 लाख 15 lakhs पीपल, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 35 lakhs कर दिया गया है। रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि अब हमारा डेवलपमेंट ज्यादा होता जा रहा है तो जो कैपेसिटी है थ्रेशोल्ड कैपेसिटी वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है।
आगे बढ़ेंगे। गांव बुरास इज अ टर्म एसोसिएटेड विथ द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ विच स्टेट। तो गांव बुरास ये टर्म रिलेटेड है असम से। देखिए असम में पहले के टाइम में ब्रिटिशर्स के समय में क्या होता था, कोई भी जो गांव है उसमें जो सबसे सीनियर पर्सन होते थे ना, उनके पास पावर होती थी कि वो जो भी फंक्शनरीज है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर है, उनको ओवरसी करे यानी देखे। मतलब ओल्डेस्ट पर्सन को हेड बना दिया जाता था विलेज का। अब असम कैबिनेट चाहती है कि गांव बुरास जिसमें ओल्ड पर्सन को हेड बनाते थे एडमिनिस्ट्रेशन का, अब उन्हें गांव बुरास की जगह पे गांव प्रधान कहा जाएगा, क्योंकि बुरा का मतलब होता है ओल्ड पीपल। लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है ना कि ओल्ड पीपल को ही प्रधान बनाया जाए, हम किसी यंगस्टर को भी प्रधान बना सकते हैं, क्योंकि उनमें वो कैपेबिलिटीज ज्यादा होती है ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरीज को बेटर तरीके से हैंडल कर सके, राइट। तो गांव प्रधान से अब चेंज किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा गांव बुरास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आर ऑपरेशनल अक्रॉस इंडिया। सबसे पहले बताइए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, हथियार बनाने के कारखाने, राइट। तो हमारे इंडिया में टोटल 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अभी चल रही हैं। एक एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। इसमें कहा गया कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज या ऑर्डिनेंस का काम है ये एसेंशियल सर्विसेज में इंक्लूड किया जाएगा, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में, ताकि गवर्नमेंट ओन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में जो स्ट्राइक्स हो जाती है स्टाफ के द्वारा वो ना हो सके, क्योंकि जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज होती है वहां पे स्ट्राइक वगैरह का इशू नहीं आता है, वहां पे कोई भी राइट नहीं होता है कि आप स्ट्राइक करो या काम करना बंद कर दो, बिकॉज वो एसेंशियल सर्विसेज है, हर हाल में जरूरी है, राइट। तो अराउंड 70,000 people are working at 41 ordnance factories located around the country। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हमारे इंडिया में अभी रनिंग है और ये एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज के अंदर इंक्लूड होगा अब से। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड स्टे कनेक्टेड विद एजुनाचल।